अच्छा है कि वो हमारी साइड पर है। गैरी ने सोचा। जब उसने देखा कि ओलिविया एक और अंडरडॉग्स मेंबर को बिना किसी दिक्कत के खत्म कर रही थी। मार्क्ड एनिमीज के खिलाफ उसका हंटर क्लास वाकई डरावना है, बेहद इफेक्टिव। टीनेजर चाहता तो पूरे ग्रुप को हराने का क्रेडिट खुद ले सकता था। आखिरकार उन्होंने ही उसे पहले पकड़ रखा था। लेकिन सच ये था कि मार्क्स और हाउलिंग फोर्स से मिला पावर बूस्ट ओलिविया को उन्हें चंद पलों में निपटाने दे रहा था। गैरी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। दरअसल उसने ये भी नोटिस किया था कि डर्टी वर्क उसे करने देने से उसे ज्यादा ईएक्सपी मिल रहा था। ऊपर से हर एक अंडरडॉग्स मेंबर ऑलरेडी उसे अच्छा खासा ईएक्सपी दे चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मार्क्स की वजह से था या इसलिए क्योंकि एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स रखने की वजह से उन्हें एलीट एनिमीज माना जा रहा था। जो भी हो, आखिरी एनिमी गिरते ही एक नई नोटिफिकेशन सामने आ गई। Congratulations, you have now reached level 20. A stat point has been granted. Alpha Werewolf झूठ बोलेगा अगर कहे कि level 20 से वो disappointed नहीं हुआ। हाँ, उसे पता था कि level 25 पर काफी juicy reward मिलने वाला है, कुछ सच में बड़ा। लेकिन अगर कभी उसे इस werewolf सिस्टम को डिजाइन करने वाले से मिलने का मौका मिला, तो वो जरूर कंप्लेन करेगा कि ये माइलस्टोन्स और एपिक क्यों नहीं होते। लेवल अप के बाद उसकी नजर खाई पर पड़ी, जो साफ तौर पर डेमियन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था। गैरी तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। कर्क को डिफीट और कंज्यूम करने के बाद उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। इसी वजह से उसने पहले अपने स्टैट पॉइंट्स एनर्जी और हेल्थ में डालना बेहतर समझा था। लेकिन अभी उसे लगा कि स्ट्रेंथ शायद कम पड़ जाए। उसने बिना देर किए दोनों पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। 2 points have been allocated into strength. Your base strength is now at 25. गैरी ने आगे बढ़कर एक्सेस पकड़ ली। अब उसकी ग्रिप इतनी मजबूत थी कि डेमियन जितना भी खींचे वो हिल ही नहीं पा रहा था। कैसे? डेमियन के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था। इतने एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स के बावजूद मेरे आदमी सिर्फ 2 लोगों से हार गए। मैंने सुना था ग्रीनी ने कर्क को हराया, लेकिन वो भी बस थोड़े से मार्जिन से। तो फिर उस पैकेज में आखिर ऐसा कौन सा स्पेशल ऑल्टर्ड डीएनए था जिसने इसे इतनी जल्दी और इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया? डेमियन एक्सिस छोड़ने ही वाला था कि जैसे ही वो मुड़ने लगा, उसकी टांगें ओलिविया के विप में फंस गई। अगले ही पल उसकी छाती पर एक भारी लात पड़ी और दोनों एक्सिस गैरी के हाथ में थी। फुल ट्रांसफॉर्मेशन कैंसल्ड। धीरे धीरे गैरी का शरीर छोटा होने लगा। उसका शेप वापस पहले जैसा हो गया। कपड़े फट चुके थे, लेकिन किसी तरह उसका लोअर बॉडी इतना कवर था कि कुछ दिखाई न दे। इतना ट्रांसफॉर्म मत किया करो, गैरी ने खाई से कहा। बहुत ज्यादा एनर्जी खा जाता है। यह सुनकर खाई ने भी अपने आर्म्स की ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल कर दी। बेटा वेयरवुल्फ को थोड़ा फोकस करना पड़ा, लेकिन वो इसे कंट्रोल में रख सका। गैरी हैरान रह गया। खाई अपने नए बॉडी के साथ जिस स्पीड से अडेप्ट कर रहा था, उसे देखकर उसे खुद पर शर्म आने लगी। ओलिविया भी लगातार स्ट्रॉन्गर हो रही थी। अल्फा वेयरवुल्फ समझ गया, अगर उसे प्राइड के साथ अल्फा बने रहना है तो उसे दोगुनी मेहनत करनी होगी। डेमियन जमीन से उठ चुका था और सीधे गैरी की तरफ बढ़ा। उसने एक किक मारी, जिसे गैरी ने साइड में हटकर अवॉइड कर लिया। तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं है, गैरी गरजा। उसी पल डेमियन ने एक पैर सीधे अपने चेहरे की तरफ आते देखा। उसने दोनों फोर आर्म्स उठाकर ब्लॉक किया, लेकिन जमीन पर काफी दूर तक स्लाइड हो गया। अब तुम्हें नहीं लगता ये अनफेयर है? 3 बनाम 1? डेमियन बोला। कब से ये सब फेयर रहा है? गैरी ने ठंडे स्वर में कहा। और वैसे भी मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। खाई पहले से घायल था। हीलिंग में एनर्जी और खून दोनों खर्च हो चुके थे। फिर भी उसकी आंखों में भेड़िए जैसी आग थी। वो इस आदमी को आज खत्म करने वाला था। खाई दौड़ा और एक और किक मारी। डेमियन पीछे झुक गया, हमला अवॉइड करते हुए। वो किक हिट करने के लिए थी ही नहीं, वो सिर्फ मोमेंटम बनाने के लिए थी। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, खाई ने बॉडी घुमाई और स्पिनिंग बैक किक मारी। उसके बड़े पैर की हील सीधे डेमियन के जबड़े पर लगी। एक क्रैक की आवाज आई। गैंग लीडर का चेहरा एक तरफ घूम गया। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, खाई चिल्लाया। वो ट्रांसफॉर्म्ड हैंड्स के साथ अपने पिता पर टूट पड़ा। डेमियन ने फिर से हाथ उठाए खुद को बचाने के लिए, लेकिन क्लॉज उसकी स्किन को चीरते चले गए। खून जमीन पर टपकने लगा। तुमने मॉम के साथ ऐसा क्यों किया? चीखा। ग्रे वेयरवुल्फ स्किन और फ्लैश को ग्रेटर की तरह काटता जा रहा था। तू क्या बकवास कर रहा है? डेमियन चिल्लाया। गुस्से और बेबसी में उसने भी सुसाइडल अप्रोच अपना ली।
उसने हेडबट करने की कोशिश की। तूने ही मुझे बुलाया था। अगर वो साइमन को मार सकती थी तो इसका मतलब वो तुम्हें भी मार सकती थी। वाक्य पूरा नहीं हो पाया। काय उससे सीधे टकराया। वेयरवुल्फ की खोपड़ी इंसेनली ड्यूरेबल होती है। डेमियन अभी भी डिसोरिएंटेड था और उसी पल काय ने उसका गला काट दिया। तुम एक मूर्ख इडियट हो जिसने उसे खुली छूट दे दी। अगर तुमने उसे पहले ही रोक दिया होता तो उस दिन हम वहां कभी होते ही नहीं। उसने साइमन को सिर्फ मुझे बचाने के लिए मारा था, लेकिन तुम कभी देख ही नहीं पाए वो आदमी असल में क्या था। वो तुम्हारे सामने अंडरडॉग से भी गद्दारी कर रहा था और फिर भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में डेमियन जमीन पर ढेर हो गया। काई एक कदम पीछे हटा, उसे वहीं गिरने दिया। उसका पिता मर चुका था। उसकी एम्बिशन, उसका सालों से इंतजार किया गया बदला पूरा हो चुका था। लेकिन जब उसने उस लाइफलेस बॉडी को देखा तो वो सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं थी। फिर भी इतना भारी क्यों लग रहा है? काई ने सीने को छूते हुए पूछा। लाश ने कोई जवाब नहीं दिया। गैरी भी कुछ नहीं कह सका। ओलिविया भी चुप रही। उसे लगा ये रिश्ता इतना जटिल है कि इसमें दखल देना सही नहीं। चिंता मत कर, गैरी ने कहा, काई के कंधे पर हाथ रखते हुए। अब तुम्हारे पास एक नई फैमिली है। और उसी पल उसके सिस्टम से एक पिंग की आवाज गूंजी। इस पूरे chaotic mess के बीच भी गैरी का सिस्टम उसे चौंकाने में कामयाब रहा। Secret achievement unlocked, flawless hunt, whether through luck or strategy, but your pack managed to pull through and successfully finish its first hunt without suffering any casualties. Reward: 10 pawn points. Use at your own discretion. Green-haired teenager को pawn points पाने के बस कुछ ही तरीके पता थे। सबसे reliable तरीका था किसी को वेयरवुल्फ में टर्न करना या फिर टर्न होने के बाद उसे मार देना। अब तक कुछ क्वेस्ट्स ने भी उसे पॉन पॉइंट्स दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसने कभी पाया था वो सिर्फ वन नाइट पॉइंट था, जो उसे कर्क को कंज्यूम करने पर मिला था। इस जेनरस रिवॉर्ड के साथ गैरी ने प्रैक्टिकली अपने टोटल पॉन पॉइंट्स को डबल कर लिया था। सीक्रेट अचीवमेंट, उसने मन ही मन सोचा। पहले भी मुझे एक मिला था उस कलर गैंग को हराने पर, लेकिन तब रिवॉर्ड सिर्फ EXP था। तो अब सिस्टम इतना जेनरस क्यों हो रहा है? और ये यूज एट योर ओन डिस्क्रेशन कहकर आखिर क्या इशारा दे रहा है? ये पॉइंट्स मेरे ग्रेड को एक बार और बढ़ाने के लिए काफी नहीं है, तो क्या मुझे इन्हें स्टैट या स्किल पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहिए? या सिस्टम चाहता है कि मैं बाकियों को टर्न करूं और इवॉल्व करूं? सिस्टम स्क्रीन से नजर हटते ही गैरी ने देखा, काई अब भी वहीं खड़ा था, डेमियन की लाश को घूरता हुआ, जैसे किसी ट्रांस में फंसा हो। अभी सिस्टम के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। तुमने कर दिखाया काई, गैरी ने उसे हौसला देने की कोशिश की। तुमने अपने पिता को हरा दिया। अब डेमियन के बिना स्लफ अंडरडॉग्स के नीचे नहीं रहेगा। अब मुझे अपने फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो थैंक्स काई। थैंक्स शब्द काई को उसकी गहरी सोच से थोड़ा बाहर ले आया। उसने लंबी सांस छोड़ी, ये जानते हुए कि अगर दूसरे वेयरवुल्व्स बीच में ना आते तो उसका क्या हाल होता। प्लीज, हम दोनों जानते हैं कि जब तक उसके हाथ में एक्सेस थे वो मेरी हालत खराब कर रहा था। ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने इमेजिन किया था, खासकर तब जब मैंने तुम्हें फोर्स किया कि तुम मुझे टर्न करो। उसके लिए सॉरी। वैसे मुझे तुम्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए, बल्कि मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम सही वक्त पर आए और मुझे बचाया। एक बार नहीं, 2 बार। और मुझे उस पीस ऑफ शिट को खुद खत्म करने देने के लिए भी। ओलिविया, उन लोगों को बिजी रखने के लिए मैं तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, जैसे मेरे पास चॉइस ही बहुत थी। ओलिविया ने कंधे उचका दिए। वैसे अब इनका क्या करेंगे? मैं सेंस कर सकती हूं कि कुछ लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं या अनकॉन्शियस पड़े हैं। क्या मैं बाकियों को भी फिनिश कर दूं? उनमें से कुछ अब भी सांस ले रहे थे, लेकिन उनके पैर इतने बुरी तरह कट थे कि हिल भी नहीं सकते थे। हम पुलिस को कॉल करेंगे, काई ने थके हुए स्वर में कहा। बाकी का काम वो संभाल लेंगे। डेमियन के बिना अंडरडॉग्स ऑलरेडी टूट चुके हैं। उनके मामले में अब हमारे पास ज्यादा करने को कुछ नहीं है। लेकिन स्लॉफ, वो अलग कहानी है। आज इतना खून बह चुका था कि काई और नहीं चाहता था। गैरी, तुम्हारा फैमिली शायद सेफ हो, लेकिन स्लफ नहीं है। अंडरडॉग्स किसी और के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि तुम वेयरवुल्फ बने, और यही वजह है कि कर्क जैसा इंसान अंडरडॉग्स में था। अभी हमें स्लफ पर कंट्रोल पाने पर फोकस करना होगा, इससे पहले कि कोई और आकर हमारी मेहनत का क्रेडिट ले जाए। डेमियन किसी से मिलने वाला था,
शायद वही जिसने उसे एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स दिए थे। मुझे लगता है हमें उन्हें अपना चेहरा देखने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें उन्हें फोर्स करना होगा कि अगर उन्हें स्लाउफ में कुछ चाहिए तो उन्हें नए लीडर के पास ही आना पड़े। काय ने मुट्ठी भींच ली। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि उसके पिता की मौत उसे वो रिजल्ट दे जिसकी वो तलाश कर रहा था। मुझे पता है ये यही खत्म नहीं होता, गेरी ने कहा। इसीलिए तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम टॉप तक जाएंगे। अब हम बहुत डीप आ चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हल्की मुस्कान दी। लेकिन तभी कार पार्क के बाहर एक कार डोर जोर से बंद होने की आवाज आई। ये पुलिस नहीं हो सकती। इतनी जल्दी उन्हें खबर नहीं मिल सकती। मैंने अभी अभी टिप दी है। डेमियन ने कहा था कि वो किसी से मेरे शरीर से ऑल्टर्ड डीएनए एक्सट्रैक्ट करवाने वाला है। गैरी ने अंदाजा लगाया, तो शायद वही लोग हैं, या फिर अंडरडॉग्स के पीछे की गैंग। ओलिविया ने बड़बड़ाया। जो भी हो, आज तुम्हारे लिए मरने मारने का मेरा कोटा पूरा हो चुका है। लेडी बॉस ने अपने whip से कुछ एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स उठाए, स्पॉइल्स ऑफ वेल्स ऑफ वॉर की तरह, और दौड़ पड़ी। दोनों टीनेजर्स उसके पीछे पीछे निकल गए। खाई ने आखिरी बार डेमियन की लाश को देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि उसका पिता फिर उठ खड़ा होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है तू साइमन के साथ नरक में सड़े। कुछ ही देर बाद एक नया ग्रुप कार पार्क में दाखिल हुआ। उनमें से 3 व्हाइट लैब कोट्स में थे। बाकी लोग अजीब आर्मर पहने हुए थे और उनके हाथों में एंटी ऑल्टर्ड जैसे वेपन्स थे। कुछ लोग सूट्स, सनग्लासेस और पॉलिश्ड कपड़ों में भी थे। ये लोग रिकवरर थे। जो जिंदा है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करो। फ्रंट में खड़े आदमी ने आदेश दिया। पता लगाओ यहां हुआ क्या है। वो डेमियन की लाश के पास गया और उसके गले पर पड़े गहरे घाव को देखा। लगता है हमें बुलाने की वजह आखिरकार तुम्हारी मौत ही बनी, उसने खुद से कहा। शायद तुम खुद को अजेय समझने लगे थे। अफसोस है। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या बन सकते थे। थोड़ी देर बाद बाकी लोग रिपोर्ट्स लेकर लौटे। सर्वाइवर्स का कहना था उन पर 3 ऑल्टर्ड ने हमला किया था। तीनों में वुल्फ लाइक फीचर्स थे। आई सी, लीडर ने कहा, फिर रिकवरर के इंचार्ज की तरफ देखा। ध्यान रखना कि इस बारे में कोई और न जाने, और लगता है हमें जल्द ही कुछ नए बिजनेस पार्टनर से मुलाकात होने वाली है। जब ये सिटी की गैंग रेडी हो जाए, किसी को भेजना उनसे कांटेक्ट करने के लिए। सर, अगर वो हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहें तो? उस आदमी ने पूछा। अगर उनके पास ऑलरेडी 3 ऑल्टर्ड है तो शायद कोई और उन्हें बैक कर रहा हो। लीडर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो प्रोटोकॉल फॉलो करना। अगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए आज बस एक नॉर्मल दिन था। उनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जो सच में स्कूल जाने को लेकर एक्साइटेड थे। उनमें से एक था टॉम ग्रीन। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स की तरह जो स्कूल नाम की इंस्टीट्यूशन को कोसते रहते हैं, टॉम की खुशी का क्लासेस से कोई लेना देना नहीं था। नहीं, वो बस खुश था कि आखिरकार वो स्लफ वापस आ गया था। एनआरवी में उसकी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी थी और उसने वहां उतना सीख लिया था जितना उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन वो सब एक बेहद स्ट्रिक्ट एनडीए के नीचे था। इतने सारे सीक्रेट्स अपने अंदर दबाकर रखना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसीलिए वो बेसब्री से उनमें से कुछ बातें उस एक इंसान के साथ शेयर करना चाहता था, जिसे वो जानता था कि कभी कुछ लीक नहीं करेगा। अब जब उन दोनों के पास अपने अपने बड़े सीक्रेट्स थे, टॉम को लग रहा था कि आखिरकार वो फिर से इक्वल फुटिंग पर आ गए हैं। कल जैसे ही उसके पिता उसे स्लव वापस छोड़कर गए थे, उसका बेस्ट फ्रेंड पहला इंसान था जिसे उसने कांटेक्ट किया। उसने पूछा था कि टाउन में सब ठीक है या नहीं। लेकिन गैरी का रिप्लाई काफी अंडरवेलमिंग था, जैसे स्लव पर क्रेज्ड ऑल्टर्ड का हमला कभी हुआ ही न हो। जबकि वो इंसिडेंट लोकल न्यूज से कहीं ज्यादा जगहों पर हेडलाइन बन चुका था। फर्स्ट क्लास शुरू होने से पहले दोनों ने एक दूसरे को एक बड़ा सा ग्रिन दिया। लेकिन दोनों समझते थे कि जो बातें उन्हें करनी है वो किसी भी हाल में कोई और नहीं सुन सकता। इसलिए उन्होंने तय किया कि लंच रूफटॉप पर करेंगे। सबसे पहले गैरी बोला। उसने फैसला किया था कि अब जब अंडरडॉग्स खत्म हो चुके हैं तो वो गैंग बिजनेस की हर बात टॉम को बताएगा। खाई के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद गैरी अब अपने सबसे पुराने दोस्त से कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहता था। तू मजाक कर रहा है ना? टॉम की आंखें लगभग सॉकेट से बाहर आ चुकी थीं। मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए गया था और इस बीच तूने पूरे टाउन को क्रेज्ड ऑल्टर्ड से बचा लिया, द टॉप गैंग को हरा दिया,
दो नए बिलीज बना लिए जो तेरे अंडर काम कर रहे हैं, और उनमें से एक वो खाई है। तू तो बेसिकली लोकल गैंग लीडर से हेड हॉन्चो बन गया। टॉम को यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद को कई बार पिंच किया ताकि कंफर्म कर सके कि यह सपना नहीं है। यार, इतनी बड़ी न्यूज के साथ तुझे पहले बोलना चाहिए था, टॉम उदास होकर बोला। इसके सामने मेरी बातें तो कुछ भी नहीं लगती। फिर भी उसने सब कुछ उगल दिया। उसने गैरी को वहां देखा हुआ हर डिटेल बताया, यहां तक कि वो छोटी बातें भी जो पहले बताने का उसका इरादा नहीं था। सेफ्टी के लिए उसने जानबूझकर अपना फोन क्लास में ही छोड़ दिया था, इस डर से कि कहीं एनआरवी ने उसमें कोई बग न डाल रखा हो। तो इस तरह वो ऑल्टर्ड बनाते हैं? गैरी ने हैरानी से कहा। उनके पास सच में ऐसा क्रिस्टल है जो बीस्ट्स को जिंदा कर सकता है? रुको, इतने सारे ऑल्टर्ड हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी, तो क्या इसका मतलब सबके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? लोग मॉन्स्टर्स बना सकते हैं और फिर भी किसी को कुछ पता नहीं? कोई वीडियोस तक नहीं? मुझे पता है, लेकिन अगर तुम वहां होते तो देख पाते कि वो सीक्रेसी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनका एनडीए ही लोगों को किसी भी तरह की बात करने से रोक देता है। साइंटिस्ट्स तक एक दूसरे से अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकते। मुझे यह सब सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि मेरे डैड ने कुछ फेवर्स इस्तेमाल किए। सच कहूं तो जो इंटर्नशिप मुझे मिली वो भी उसी वजह से पॉसिबल हुई। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ये सब कब्र तक ले जाता। दोनों की जर्नीज इतनी अलग थी, फिर भी जब वो एक दूसरे के रास्तों के बारे में सोचते तो दिल से खुश होते थे। तुझे पता है, टॉम ने आखिरकार कहा, मैं एनआरवी में काम करना चाहता हूं। जो कुछ मैंने देखा वो शायद आइसबर्ग का सिरा भर था। मैं इस दुनिया को और समझना चाहता हूं, और साथ ही तेरी मदद भी। उन्हें शायद पता हो कि उस पैकेज के अंदर आखिर था क्या। शायद तुझे वापस नॉर्मल बनाने का कोई तरीका भी हो। मुझे वापस बदल दोहराए। ये ख्याल उसके दिमाग में कई बार आया था, लेकिन अब वो जैसा है उसे स्वीकार कर चुका था। अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फुल मून थी और उसके लिए उसके पास एक प्लान था। उसे पूरा भरोसा था कि वो काम करेगा। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो फिर टॉम ने हंसते हुए पूछा, स्लो के बिग बैड वुल्फ का नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लीज मुझे वो मत बुला। गैरी ने जोर से सिर और हाथ हिलाए। वैसे भी मैं सीईओ जैसा हूं जो बस सिग्नेचर्स करता है। असल काम तो काय और ओलिविया संभालते हैं। उनके हिसाब से हमने अंडरडॉग्स की लगभग 90% एसेट्स टेक ओवर कर ली हैं, लेकिन उनके उल्ट हम बिजनेसेस से एक्सटॉर्शन नहीं करते। दरअसल वो दोनों कंप्लेन करते रहते हैं कि हम बहुत ज्यादा नाइस हैं, जिससे प्रॉफिट्स पर असर पड़ता है। फिर भी शॉप ओनर्स के लिए रेंट कम है और हमने उन्हें उनकी लैंड डीड्स वापस दे दी हैं। प्रॉब्लम यह है कि अंडरडॉग्स ने ज्यादातर पैसा एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स खरीदने में खर्च कर दिया था। इसलिए सिटी में वो चेंजेस करना अभी मुश्किल है जो मैं चाहता हूं, ताकि स्लफ सच में सेफ बन सके। ऊपर से हमें आउटसाइडर्स से भी इसे बचाना होगा। हमें किसी तरह न्यू बिजनेसेस को यहां लाना पड़ेगा, कम से कम इस प्रॉमिस के साथ कि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कुछ रिटर्न दे सकते हैं। इतना सब कुछ है करने को, इसलिए मैं सच में खुश हूं कि वो दोनों मेरे साथ हैं। टॉम ने यह सब सुनकर गैरी की पीठ थपथपाई। गैरी, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलते हैं, ये मैंने सुना है, लेकिन तेरा चेंज कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक है। जो एवरेज ग्रेड्स लाता था, स्पोर्ट्स में एवरेज था, आज तू यहां बैठा है, लगभग मेयर का काम कर रहा है। मैं बस थोड़े टाइम के लिए गया था और तू बड़ा हो गया। गैरी ने हंसते हुए टॉम की बांह पर पंच मारा, लेकिन ताकत रोककर। इतनी सीरियस बातों के बाद दोनों ने ब्रेक का बाकी समय असल में खाना खाने में बिताया और फिर क्लास लौट गए। एक लेसन के दौरान गैरी को खाई का मैसेज मिला। इन्फेक्टेड ऑल्टर्ड इंसिडेंट के बाद बाकी लोग स्कूल नहीं आए थे और हाउलर्स का लीडर खुद भी ड्रॉप आउट करने का सोच रहा था। जैसा टॉम ने कहा था, उसकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ स्कूल उसके शेड्यूल में फिट ही नहीं बैठता था। मीटिंग एट द वुल्फ्स पूल क्लब। Everyone will be there. Important you come today, Gary. उसी समय एक व्हीकल स्लव से बाहर निकल रहा था। एक बल्कि स्टूडेंट पीछे की तरफ देख रहा था, ये जानते हुए कि वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। तुझे सच में लगता है वो आदमी हमारी मदद करेगा? गिल ने पूछा, जो रेवन के साथ गाड़ी में बैठा था। वही हमारा बेस्ट शॉट है, रेवन ने स्टीयरिंग पकड़े हुए कहा। ग्रे एलिफेंट्स भले डिसॉल्व न हुए होते, फिर भी हम डेमियन की क्रू के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन हाउलर्स ने उन्हें हरा दिया। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
मेरा बेवकूफ भाई हमेशा गलत लोगों से पंगा लेता था, और किस्मत देखो, उसे आखिरी बार जिसने जिंदा देखा ने, वो वही फ्रीकिंग ऑल्टर्ड था जिसने कर्क समरफील्ड को भी हरा दिया। अब आगे क्या? अगर वो मदद नहीं करता तो हम वापस आएंगे, रेवन ने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा। चिंता मत कर, वो इंफॉर्मेशन सिन के लिए काफी वैल्यूबल होगी, और अगर वो भी इंटरफियर नहीं करता तो हम कहीं और अपना नाम बनाएंगे, और जब वापस लौटेंगे तो हिसाब पूरा होगा। गाड़ी आगे बढ़ गई, रेवन और गिल टियर 2 सिटी की तरफ जाते हुए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गैरी को आखिरी बार वोल्फ्स पूल क्लब आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इस बीच इतना कुछ बदल चुका था कि सब कुछ सरियल लग रहा था। ग्रे एलिफेंट्स के हटने से ही स्लव की अंडरग्राउंड वर्ल्ड काफी हिल चुकी थी, और अब अंडरडॉग्स भी पूरी तरह निपटा दिए गए थे। इसका मतलब साफ था, हाउलर्स अब टाउन की टॉप गैंग बन चुके थे। सच कहें तो ग्रीन हेयर्ड टीनेजर को उम्मीद थी कि खाई उसे बहुत पहले कांटेक्ट करेगा, शायद किसी स्पेशल असाइनमेंट के लिए, जहां उसे छोटे गैंग्स पर दबाव डालकर नई हायरार्की एक्सेप्ट करवानी होती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डेमियन की हार की रूमर्स इतनी जबरदस्त निकली कि बाकी गैंग्स ने खुद ही दूरी बनाए रखी। अब बस लीगल मैटर्स बची थी, और गैरी जानता था कि उस हिस्से में वो किसी काम का नहीं है। इसलिए उसने समझदारी से सब कुछ खाई पर छोड़ दिया था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक साइन पर पड़ी। आज क्लब बंद था। क्या ये मीटिंग की वजह से है? गैरी ने सोचा। अब तो हमारे पास इतना कुछ है कि कुछ दिन क्लब बंद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एहसास उसके लिए अजीब था। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा डेम्स लगभग पॉवर्टी लाइन के पास रहे थे, खासकर उसके पिता के गायब होने के बाद, और अब वो इनडायरेक्टली कई एस्टेब्लिशमेंट्स का ओनर था। खाई ने अपने पिता की पुरानी गैंग से जो भी स्क्रैप्स इकट्ठा किए थे वही काफी थे गेरी के सारे डेट्स चुकाने के लिए, यहां तक कि उसकी मां के हॉस्पिटल बिल्स भी। ये सोचकर उसका मन भारी हो गया। कितने परिवार होंगे जो आज भी गरीबी में फंसे हैं, जिन्हें वैसी नींद नहीं मिलती जैसी उसे पहले मिलती थी। और गैंग्स के पास इतना पैसा था जो उनकी सारी समस्याएं हल कर सकता था। सबसे बड़ा सवाल यही था, उस पैसे का इस्तेमाल हो किस लिए रहा था? वेपन्स खरीदने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, टेरिटरी छीनने के लिए, खुद को अमीर बनाने के लिए, और फिर वही साइकिल दोहराने के लिए? यह सब उसके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस था, और यही वो चीज थी जिसे गैरी बदलना चाहता था। मुझे किसी पॉइंट पर एमी को भी कुछ बताना होगा, वो सोचने लगा। उसे पहले से शक है, और भले ही वो कुछ न पूछे, मम जरूर सवाल करेगी कि हम अचानक बेटर अपार्टमेंट अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं। कहां शिफ्ट करें, बर्नहम फूड स्ट्रीट या कहीं और सेंट्रल जहां वो ज्यादा सेफ रहे? उसकी बहन पर किसी के अटैक करने की संभावना कम थी, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आखिरकार गिल जैसे लोग दुनिया में मौजूद थे। दुर्भाग्य से उसके पुराने बुली का मार्क ढूंढ पाना इम्पॉसिबल हो चुका था। वो इतनी दूर चला गया था कि गैरी को उसकी रेड सेंट तक नहीं दिख रही थी। फिर भी मार्क्स की लिस्ट में उसका नाम होना इस बात का सबूत था कि वो कहीं ना कहीं जिंदा जरूर है। गैरी ने सिर झटका और वोल्फ्स पूल क्लब के अंदर चला गया। उसे देखकर अच्छा लगा कि बार के पीछे मिस डिग्रेस और व्हाइट मौजूद थे। व्हाइट अब काफी ज्यादा खुश लग रही थी, जैसे वो यहां सेटल हो चुकी हो। दोनों बार में कुछ रिफर्बिशमेंट्स कर रहे थे, नई चीजें जोड़ रहे थे। बाकी सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मिस डिग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाइट ने भी शर्मीली सी वेव दी और फिर काम में लग गई। मैरी की मां का ट्रैजिक पास्ट जानने के बाद गैरी और ज्यादा उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि खाई सब संभाल लेगा। आखिरकार गैंग की फाइनेंसेस उसी के हाथ में थीं, और गैरी जानता था कि खाई दोनों को एक डिसेंट लाइफ जरूर देगा। सीडीओ के नीचे पहुंचते ही गैरी अचानक रुक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जो स्टोरेज रूम एक कॉर्नर डेस्क के साथ हुआ करता था, वो अब पूरी तरह एक ऑफिस बन चुका था। पीछे बुक शेल्व्स थीं, और सामने एक बड़ा वुडन डेस्क। दो 3 सीटर सोफास बीच में टेबल के साथ रखे थे। इसके अलावा कमरा भरा हुआ था छोटी छोटी वुल्फ शेप चीजों से। ये किसी एक्सेंट्रिक वुल्फ फेटिश वाले इंसान का ऑफिस लग रहा था, गैंग ऑफिस से ज्यादा। बस एक ही चीज इस बात का सबूत थी कि ये गैंग ऑफिस है, सोफों पर बैठे हाउलर्स। खाई वुडन डेस्क के पीछे बैठा था, कुछ पेपर वर्क देख रहा था। ओलिविया उसके बगल में खड़ी थी। होली शिट, ये सब कब रीडेकोरेट कर लिया? गैरी के मुंह से निकल गया। हमने बताया था कि स्कूल छोड़ दिया है, याद है?
इनू ने ग्रिन के साथ कहा। तुम्हें क्या लगा हम इतने टाइम में क्या कर रहे थे? हाँ, सबने बढ़िया काम किया है, काई ने बीच में टोका। लेकिन गैरी को बुलाने की वजह यह नहीं थी। पहले ऑफिशियल बिजनेस निपटा लेते हैं, फिर तुम अपने अचीवमेंट्स गिनाना। इनू की एक्साइटमेंट पर थोड़ा पानी फिर गया। यह सब देखकर गैरी को हल्का सा लेफ्ट आउट महसूस हुआ। स्कूल की वजह से वो बाकियों से ज्यादा मिल नहीं पाया था, और जब मिलना चाहता तो सब किसी न किसी काम में बिजी रहते। अजीब तरह से यही एहसास उसके स्कूल छोड़ने के फैसले को और मजबूत कर रहा था। काई बोलने लगा, हम हाउलर्स अब बड़े गैंग हैं, लेकिन ये सिर्फ स्लफ के अंदर तक है। डेमियन की हार की खबर जैसे ही फैलेगी, दूसरे गैंग्स आने लगेंगे अपना लक आजमाने के लिए। छोटे गैंग्स भी इश्यू बन सकते हैं, इसलिए मेन बेस को सीक्रेट रखना बेहतर है। और इससे बेहतर जगह क्या होगी जिसने ये सब शुरू किया? भले ही बड़ा खतरा टल चुका था, ब्लॉन्ड हेयर्ड लीडर कई कदम आगे सोच रहा था। यह देखकर गैरी मुस्कुरा दिया। खाए आज उस दिन से कहीं बेहतर लग रहा था। सबको फिर से देखकर अच्छा लगा, गैरी ने कहा, और यह जानकर भी कि कोई हर्ट नहीं हुआ। असल में एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं। मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया है ताकि गैंग की मदद ज्यादा कर सकूं। उसने जो रिएक्शन सोचा था वो बिल्कुल नहीं मिला। कमरे में कंप्लीट साइलेंस छा गया। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ? गैरी ने उलझन में पूछा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने कुछ बहुत गलत बोल दिया हो? इनू और ऑस्टिन छत की तरफ देखने लगे, जैसे कहीं और होना चाहते हों। काई ने गहरी सांस ली। ओलिविया ने सिर हिला दिया। आखिरकार मरी ने अपने बालों से खेलते हुए कहा, दरअसल यही वजह है जिसके लिए हमने तुम्हें बुलाया था। प्लीज गुस्सा मत होना और पहले हमें सुन लेना। पिछले कुछ दिनों से हम सब बात कर रहे थे, और हमने तय किया कि शायद तुम्हारे लिए गैंग में न रहना ही बेहतर होगा। शॉक में गैरी एक कदम पीछे हट गया। पहले वो कभी गैंग में रहना नहीं चाहता था, और न ही उसने हमेशा के लिए ऐसा सोचा था। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उसे लग रहा था जैसे कोई चॉइस ही नहीं बची। ये गैंग उसने और खाई ने मिलकर बनाई थी। उन्होंने वादा किया था कि इसे टॉप तक ले जाएंगे और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। हाउलर्स बाकी गैंग से अलग हो सकते थे, एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड। इसी उलझन में उसने देखा कि उसकी तरफ कुछ उड़ता हुआ आ रहा है। रिफ्लेक्स में उसने उसे पकड़ लिया। फ्रीक आउट करना बंद करो और बस इसे पढ़ो, काई ने कहा। पहले सुन लो ताकि इस बार गलत मत समझो। गैरी ने कार्ड की तरफ देखा। उस पर बना लोगो वो अच्छी तरह पहचानता था। AFA, ऑल्टर्ड फाइटिंग एकेडमी, एक ऐसी जगह जहां सबसे टैलेंटेड ऑल्टर्ड AFC यानी ऑल्टर्ड फाइटिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग लेते थे। उस कार्ड को देखते ही गैरी के दिमाग में सबसे पहले शिन की इमेज आई। वही एकेडमी थी जिसकी वजह से वो वेस्ट ब्रिज छोड़कर चली गई थी। उसने सिर झटका। अभी नॉस्टैल्जिया में खोने का समय नहीं था। मामला सीरियस था। मतलब तुम चाहते हो कि मैं गैंग छोड़ दूं और AFA ज्वाइन करूं? गैरी ने पूछा। हाँ, शॉर्ट में यही है, ऑस्टिन ने सिर हिलाया। हम सब ने इस पर बात की है, मरी ने कहा। और तुमने गैंग के लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। तुम्हारे बिना हम यहां तक कभी नहीं पहुंचते, लेकिन अब हम संभाल लेंगे। हम सब बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो और अपनी जिंदगी जियो। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी जो गैरी महसूस कर सकता था। तो हमने सोचा, इनू बोला, ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां तुम अपनी जिंदगी भी एंजॉय करो और हाउलर्स की मदद भी होती रहे। टॉम ने मुझे बताया कि तुम दोनों बचपन से AFC के दीवाने रहे हो। AFA ज्वाइन करना तुम्हारे लिए ड्रीम कम ट्रू नहीं होगा क्या? और स्किल्स की तो कोई कमी है ही नहीं। उसने विंक किया और थम्स अप दिया। खाई ने आगे समझाया, जरा सोचो, जब तुम AFC के स्टार बन जाओगे तो तुम्हारे पास फैमिली को बताने के लिए एक बिलीवेबल स्टोरी होगी कि पैसा कहां से आ रहा है, बिना किसी गैंग बिजनेस के। वहां से तुम बहुत सी इंफॉर्मेशन भी जुटा सकोगे जो हाउलर्स के ग्रोथ में काम आएगी। मोस्ट लाइकली तुम्हारे कई पीयर्स दूसरे टाउन्स और सिटीज की गैंग से सीक्रेटली जुड़े होंगे। और अब जब हाउलर्स लोकल पावर हाउस बन चुके हैं, तो हम तुम्हारे स्पॉन्सर्स भी बन सकते हैं। इस तरह सबका फायदा होगा। अ सक्सेसफुल ऑल्टर्ड फाइटर बनना तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा और गैंग को भी मजबूत बनाएगा। वो ऑप्शन उसके दिमाग में घूम रहा था। वेस्ट ब्रिज छोड़ने के लिए वो पहले ही को मेंटली तैयार कर चुका था। AFA जाना बुरा आइडिया नहीं था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वहां एक इंसान था जिसे वो फिर से देखना चाहता था। टॉम को बस बताना पड़ेगा, और उसे पूरा यकीन था कि उसका बेस्ट फ्रेंड इस आइडिया को सपोर्ट ही करेगा।
फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। गैरी ने मुट्ठियां भींच ली। खाए, वो बोला, मैं मतलब टेक्निकली ऑल्टर्ड नहीं हूं। एएफए ज्वाइन कैसे करूंगा? उसने याद किया जब व्हाइट रोज ने उसका ब्लड टेस्ट किया था और कंफर्म किया था कि वो नॉर्मल ऑल्टर्ड नहीं है। काय मुस्कुराया। तुम गलत चीज की चिंता कर रहे हो। तुम्हारी उम्र के ज्यादातर ऑल्टर्ड अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल नहीं कर पाते जब तक उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग न मिले। इसीलिए उनका ब्लड टेस्ट होता है। तुम तो बस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सच में लगता है कि कोई और टेस्ट करेगा जब वो ये देख ले? गैरी खुद की इमेज सोचने लगा। वेयरवुल्फ होने की वजह से उसने कभी सीरियसली ऑल्टर्ड फाइटर बनने के बारे में नहीं सोचा था। जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब सबसे बड़े हर्डल्स खत्म हो चुके थे। रुको, गैरी ने कहा, और भी बातें हैं। स्मॉल टाइम गैंग्स, स्लाफ का मेयर, मेरी बहन और वो थिंग मत भूलो जिसके लिए मुझे तुम और ओलिविया चाहिए कुछ ही दिनों में। उसने बेटा वेयरवुल्व्स की तरफ देखा। फुल मून का समय करीब था। इन सब की चिंता हमें करने दो, बोला। हम तुम्हारे बिना पूरी तरह बेकार नहीं हैं, गैरी। हम हैंडल कर सकते हैं। ओलिविया कुछ एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स भी लाई है और काय ने कहा है कि वो हमें कुछ दिखाना चाहता है। मेयर कोई इश्यू नहीं है और ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहता हूं, तुम मेरी नजर में हमेशा हाउलर्स के लीडर रहोगे। ये कभी नहीं बदलेगा और अगर कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो किसी को भेजकर तुम्हें बुला लेंगे। इनू सही कह रहा है, ऑस्टिन ने जोड़ा। हम बस चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी जियो। हम पहले से ही इस लाइफ के लिए तैयार थे, लेकिन तुम नहीं थे। फिर भी तुम हाउलर्स के लीडर हो। अगर कभी मदद चाहिए तो चाहे हम कितने भी बड़े या छोटे हो, एक कॉल पर हम आ जाएंगे। कमरे का माहौल सबका एक जैसा था, यहां तक कि मरी का भी। गैरी ने उसे किडनैपिंग से बचाया था और बाद में उन सब की जान भी। काय बोला, हम तुम्हारी बहन का ध्यान रखेंगे। अब तक हमने अच्छा किया है और मुझे यकीन है वो भी समझेगी। हम उसे नया प्लेस दिला देंगे और उस पर नजर रखेंगे। मेरे पास प्लान है ताकि वो खुद से कुछ गड़बड़ न करे। और बाकी चीजों के लिए तुम कल ही नहीं जा रहे। अभी टाइम है हमें सब सिखाने का उससे पहले कि तुम निकलो। गैरी को महसूस हुआ कि उन्होंने इस डिसीजन पर कितना सोचा था। उसकी आंखें भीगने लगीं। उसके सामने खड़े लोग सबसे सेल्फलेस लोगों में से थे जिन्हें उसने कभी जाना था। वो जानता था कि वे उसके सीक्रेट के करीब पहुंच चुके हैं। फिर भी कोई सवाल नहीं कर रहा था, नन अंडरडॉग्स के बारे में, नन उसके पास्ट के बारे में, नन इस बारे में कि वो बना क्या है। सब आगे बढ़ना चाहते थे और चाहते थे कि वो भी आगे बढ़े, खुद के लिए। थैंक यू तुम सबका। अगर सब यही चाहते हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? मैं एएफए ज्वाइन करूंगा और रिकॉर्ड टाइम में एएफसी का चैंपियन बनूंगा। उसने फिस्ट पंप किया। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं खाई और ओलिविया से उस थिंग के बारे में बात करना चाहता हूं। थोड़ी देर में पूल गेम्स के लिए ज्वाइन कर लूंगा। बाकियों ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप कमरे से निकल गए। अब वहां सिर्फ 3 वेयरवुल्व्स थे। जब मैं दूर रहूंगा, गैरी ने खाई के पास आते हुए कहा, तो सबका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी एब्सेंस में किसी को कुछ हो, इसलिए मैं पूरी ताकत से तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। वार्निंग, ओलिविया के अकॉर्डिंग ये हेल जैसा दर्द देगा। उसने सिस्टम खोला, बीटा वेयरवुल्फ को सिलेक्ट किया और जरूरी पॉन पॉइंट्स असाइन कर दिए। Congratulations, one of your beta werewolves has been upgraded to night grade. You may now select his class. Hidden conditions have been fulfilled. Special class available. एक werewolf hunter तेज, agile और बेहद sneaky होता है। वो अपने prey को जल्दी, चुपचाप और shadows से बाहर आए बिना मारने पर फोकस करता है। वो बहुत दूर से टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उसका फोकस बेहद शार्प होता है। Class perks include ज्यादा और बेहतर marks, improved tracking. एक वेयरवुल्फ प्रोटेक्टर अपनी रेस के सबसे स्टर्डी बॉडीज में से एक रखता है। वो अपने पैक मेंबर्स को बचाने के लिए अपने ही शरीर को डाल बना लेता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे किसी भी हाल में सर्वाइव करें। क्लास पर्क्स इंक्लूड हर लेवल अप पर एंड्योरेंस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट, फास्टर हीलिंग। एक वेयरवुल्फ वॉरियर को पैक का वैनगार्ड माना जा सकता है। वो अपनी ताकत के साथ पैक को बैटल में लीड करता है। उसके पास एक्सेप्शनल फाइटिंग एबिलिटी और करेज होती है, लेकिन इसी रोल और नेचर की वजह से इस क्लास की फैटेलिटी रेट सबसे ज्यादा होती है। क्लास पर्क्स इंक्लूड स्किल्स की वाइड रेंज, बड़ा एनर्जी पूल, ऑप्टिमल।
यह स्पेशल क्लास का वेयरवुल्फ डिस्गाइज का मास्टर होता है। वो अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अपने फॉर्म्स की इनेट अंडरस्टैंडिंग रखता है। इसकी वर्सेटिलिटी अनमैच्ड होती है, हालांकि एनर्जी इसकी लिमिट होती है। Class perks include various transformations, Bada energy pool. Shapeshifter class has been deemed immoral. Werewolf के traits और special characteristics के आधार पर unique class assign की जाएगी। गैरी अभी ऑप्शंस ठीक से पढ़ भी नहीं पाया था कि एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया। क्लास ऑटोमेटिकली असाइन हो रही थी। उसी पल खाई दर्द से चीख पड़ा और कुर्सी से गिरकर जमीन पर आ गया। उसकी गर्दन के आसपास की वेन्स साफ उभर आई। उसके मसल्स बार बार कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे थे, इतनी जोर से कि ये किसी भी क्रैम्प से कहीं ज्यादा भयानक था। और ये दर्द सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे शरीर में था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये एगनी धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज होती जा रही थी। होली शिट, ओलिविया मजाक नहीं कर रही थी। ये सच में हेल जैसा है। क्या मुझे उसे और वार्निंग देनी चाहिए थी? नहीं, इस पेन के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। शायद मुझे उसे कुछ बाइट करने के लिए देना चाहिए था। गैरी बेबस खड़ा काय को तरपते हुए देख रहा था। खुशकिस्मती से कुछ ही मिनट्स में एक नया मैसेज आ गया। योर बीटा वेयरवुल्फ हैज सक्सेसफुली बिकम अ ग्रे वेयरवुल्फ। गैरी चौंक गया। यूनिक क्लास अब भी वेयरवुल्फ शेपशिफ्टर ही थी, बस उसके आगे ग्रे जुड़ा था। ये खाई के फर कलर से मैच करता था। इससे एक सवाल उठ गया, क्या फर कलर सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब गैरी के लिए क्या था, जो ब्राउन वेयरवुल्फ था, या ओलिविया के लिए जो ब्लैक वेयरवुल्फ थी? क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? काय ने पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज इतनी कमजोर थी कि वो ठीक से जाहिर भी नहीं कर पा रहा था। वो टेबल का सहारा लिए खड़ा था, लेकिन उठने की ताकत नहीं थी। दर्द कम होते ही उसने अपने शरीर को महसूस किया, जैसे वो हल्का हो गया हो। हाँ, ओलिविया ने हल्की शादनफ्रॉयडे के साथ कहा। खुद को लकी समझो। कम से कम तुम्हें वार्निंग मिली, और तुम्हारी हालत सिर्फ हम दो और गैरी ने देखी। मेरे केस में मुझे लगा था मैं सड़क के बीच मर जाऊंगी, और जब ठीक हुई तो एम्बैरसमेंट ने मुझे ये विश करने पर मजबूर कर दिया कि काश मर ही गई होती। ग्रे वेयरवुल्व्स एक रेयर ब्रीड होते हैं। वे अपने किन की मौजूदगी में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ गेन करते हैं, चाहे वे उसी पैक का हिस्सा हों या नहीं। इसी वजह से ग्रे वेयरवुल्व्स को अक्सर उनकी ओन काइंड ही डरती है, क्योंकि अपने ही जैसे से लड़ाई में वे ज्यादातर ऊपर निकलते हैं। थैंक्स सिस्टम। तो इसका मतलब फर कलर रैंडम नहीं था। लगता है खाई हमेशा से वेयरवुल्फ बनने के लिए ही बना था। वो हर चीज तेजी से सीखता था, और अब उसके पास यूनिक क्लास भी है। मैं खाई पर ट्रस्ट करता हूं, तो सब ठीक ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन से गैरी ने अंदाजा लगाया कि खाई अब एक्चुअल वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और शायद दूसरे एनिमल्स में भी। लेकिन ओलिविया की तरह सिस्टम ने क्लास के बारे में बहुत कुछ बताया, पर इंडिविजुअल स्किल्स और स्टैट्स वो देख नहीं सकता था। आई एम सॉरी, गैरी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बुरा होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। जैसा मैंने कहा, जब मैं दूर रहूंगा तो मुझे तुम दोनों टॉप फॉर्म में चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी एब्सेंस में तुम या कोई और हर्ट हो। उसने गहरी सांस ली। ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन बस इतना समझ लो, ओरिजिनल वेयरवुल्फ होने के नाते मैं कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूं जो तुम लोग नहीं कर सकते। खाई साफ तौर पर और पूछना चाहता था, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। असल में वो अपने नए बॉडी चेंजेस और एबिलिटीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड था। टुनाइट, गैरी बोला। खाई की आंखों में जो ईगरनेस थी उसे वो साफ पढ़ पा रहा था, शायद उस सेल बिताए समय की वजह से। आज रात फॉरेस्ट में मिलेंगे, तुम्हारे नए ट्रिक्स टेस्ट करेंगे, और साथ ही परसों के लिए प्लान भी बनाएंगे, ताकि स्लफ में 3 ब्लड क्रेज्ड वेयरवुल्व्स खुलेआम न दौड़ते रहें। उसकी आवाज सीरियस थी। हमें देखना होगा कि क्या हम इसे सरवाइव कर सकते हैं, और अगर कर पाए तो फ्यूचर के लिए प्लान बनाना होगा। आइडियली तुम दोनों मेरे प्लान को रेप्लिकेट कर सको, और वो तब भी काम करे जब हम साथ ना हो। वेयरवुल्फ बिली की उस रात को याद करके खाई समझ गया कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। कुछ देर बाद तीनों ऊपर जाने लगे। ओलिविया ने तय किया कि वो अलग रास्ते से जाएगी और बाद में फॉरेस्ट में मिलेगी। गैरी और खाई थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कुछ गेम्स खेलने वाले थे। आखिरकार अब पहले जैसा समय एक दूसरे के साथ मिलने वाला नहीं था। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा बाकी लोग खेल रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे।
गेरी ने देखा कि टाइलर भी वहां था, फॉर्मर कैशियर, अब ड्राइवर, जो प्रैक्टिकली हाउलर्स का मेंबर बन चुका था। ये वही लोग हैं जो मेरे साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। मुझे इनके साथ फेयर रहना चाहिए, गेरी ने सोचा, मुट्ठी भींचते हुए। गाइस, गेरी बोला। कमरे में मौजूद हर इंसान उसकी तरफ देखने लगा। एक जरूरी बात है जो मुझे तुम सबको बतानी है। मुझे पता है कि तुम सब मेरा सीक्रेट जानते हो, और मैं थैंकफुल हूं कि किसी ने मुझसे उसके बारे में सवाल नहीं किया। लेकिन जाने से पहले मैं सब क्लियर करना चाहता हूं। मैं ऑल्टर्ड नहीं हूं। मैं असल में एक वेयरवुल्फ हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं सच में यहां हूं। ब्लेक ने मन ही मन सोचा जब उसने उस सीक्रेट बेस में इकट्ठा हुए कुछ 100 ऑल्टर्ड हंटर्स को देखा। अब तक उसके पिता के अलावा वो किसी और ऑल्टर्ड हंटर से कभी आमने सामने नहीं मिला था। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके पिता उसे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले गए थे, एक ऐसे टियर 4 टाउन में जिसका नाम तक कोई नहीं जानता। वहां से एक गाइड ने उन्हें पिक किया, एक साधारण कार पार्क में छोड़ा और जाने से पहले एक खास बटन कॉम्बिनेशन दबाया। अगले ही पल एलिवेटर उन्हें उस बेसमेंट से भी नीचे ले गया जिसका कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए था, सीधे जमीन के पेट में। नीचे लगभग कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन ब्लेक के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वहां मौजूद हर इंसान ऑल्टर्ड हंटर की फुल गियर में था, मास्क समेत, जो नाइट विजन से लैस थे। आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद पिता और बेटे को अलग कर दिया गया। दोनों को उनकी रिस्पेक्टिव रोज में भेजा गया, उनके जैसे लोगों के बीच। ब्लेक को अनरैंक्ड ऑल्टर्ड हंटर्स के सबसे बड़े ग्रुप में ले जाया गया, जिनमें से ज्यादातर उसकी ही उम्र के थे। आप सबको इतना इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। एक कर्ली बालों वाला मिडिल एज्ड आदमी स्टेज पर आया। वो इकलौता था जिसने मास्क नहीं पहना था। हालांकि उसकी आंखों पर लगे ब्लैक सनग्लासेस बाकियों की तरह ही उसे अंधेरे में देखने की क्षमता दे रहे थे। अंडरग्राउंड होने के बावजूद कोई उसकी सनग्लासेस पर सवाल नहीं उठा सका। कोई हिम्मत नहीं करता था। एडवर्ड हाइमडलर अर्ली 40s में होने के बावजूद वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे कम उम्र का 5 स्टार हंटर था। ट्रिपल डिजिट्स में ऑल्टर्ड किल्स और करंट लीडर का पोटेंशियल सक्सेसर। अब जब हम सब यहां हैं तो मैं आपको कोई लंबा स्पीच देकर बोर नहीं करूंगा। आखिरकार आज का दिन मेरे बारे में नहीं, आप सबके बारे में है। आज हम उन्हें ऑनर करेंगे जिन्होंने प्रमोशन अर्न की है। एडवर्ड ने हाथ फैलाए। पूरा हॉल चीयर से गूंज उठा। ब्लेक चौंक गया जब उसने अपने पिता को भी तालियां बजाते देखा। इतनी इमोशन उसने कभी नहीं देखी थी, यहां तक कि उसके रग्बी मैचेस में भी नहीं। ट्रेडिशन के अनुसार मैं हाईएस्ट प्रमोशन से शुरू करूंगा। आज कोई नया 5 स्टार हंटर नहीं है, लेकिन आप में से कई लोग आज 4th स्टार के साथ लौटेंगे। मुझे आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं। नाम पुकारे जाने लगे। ओज़ाकस हंट भी उनमें शामिल था। लगभग 1 दर्जन हंटर्स स्टेज पर आए। उन्होंने कमर से ऊपर के कपड़े उतार दिए। 3 स्टार्स उनके शोल्डर्स पर चमक रहे थे। ये प्योर जॉय का पल था। साइड से एक भारी भरकम आदमी आया, हाथ में एक ग्लोइंग ब्लैक रॉड जिसके सिरे पर स्टार बना था। पूरा कमरा साइलेंट हो गया, सिर्फ उसके फुटस्टेप्स की आवाज। बिना किसी वार्निंग के उसने गर्म मेटल पहले हंटर की स्किन पर दबा दिया। कुछ सेकंड्स तक जलती हुई फ्लैश की आवाज हवा में फैल गई, लेकिन कोई चीखा नहीं। हर हंटर स्टोइक फेस के साथ दर्द सहता रहा, जैसे दर्द नहीं बल्कि ऑनर हो। एक स्टार सिर्फ ब्रांडिंग नहीं था, वो उनकी कैपेबिलिटी का सबूत था, उनकी सक्सेस की गवाही। उनके लिए वो सब कुछ था। फिर 2 स्टार से 3 स्टार, 1 स्टार से 2 स्टार, और आखिरकार नए लड़कों की बारी आई जो आज अपना पहला स्टार पाने वाले थे। हमारी प्रॉमिसिंग यूथ को पहली ब्रांडिंग लेते देखना हमेशा खुशी देता है। ये एक राइट ऑफ पैसेज है जिससे हम सब गुजरे हैं। ये दिखाता है कि अब आप फुली फ्लेज्ड ऑल्टर्ड हंटर्स हैं। आपकी जनरेशन हमें रिप्लेस करेगी। अब ब्लेक हंट। ब्लेक ने गर्व से रोब और मास्क उतारे, साइड की टेबल पर रखे और मेटल रॉड की ओर देखा। फिर क्राउड की तरफ मुड़ा। वहां उसने अपने पिता को देखा, आर्म्स क्रॉस्ड। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन ब्लेक जानता था वो प्राउड थे। मेरा पहला स्टार। क्या वो सच में डिजर्व करता था? पहला ऑल्टर्ड जिसे उसने मारा था बिली, और वो भी गेरी की मदद से। प्लान के मुताबिक पुलिस को क्लूज मिले, क्रेडिट ब्लेक को मिला। स्लफ पर हमला करने वाले इन्फेक्टेड ऑल्टर्ड की फुटेज न्यूज में चली, और ओज़ाकस हंट ने उसे बताया। उसने अपना पहला स्टार अर्न कर लिया है। पब्लिक एक्सपोजर ऑल्टर्ड हंटर्स को पसंद नहीं था, लेकिन प्रूफ अनडिनाइबल था। बिली की मौत और बाकी किल्स, सबने मिलकर लीडर्स को कन्विंस कर दिया।
सोचने का समय नहीं मिला। गरम मेटल उसके शोल्डर पर लगा। ब्लेक ने दांत भींच लिए। वो पहला नहीं बनना चाहता था जो चीखे। जलती फ्लैश की गंध उसे उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वो डरा रहा। ब्रांडिंग खत्म होते ही सभी प्रोमोटेड हंटर्स एडवर्ड के पीछे चल पड़े। उसने दीवार की कुछ ब्रिक्स दबाई। एक सीक्रेट एंट्रेंस खुला। अंदर एक जायंट वेयरहाउस, इतना विशाल कि दीवारों का अंत दिखाई ही नहीं देता था। जो नए हैं उनके लिए बता दूं, सालों में ऑल्टर्ड हंटर्स ने जो भी गैदर किया है वो सब यहां है। स्टार रैंकिंग के हिसाब से सेक्शंस खुले हैं। बेस्ट वेपन्स और आर्मर बेस्ट हंटर्स के लिए रिजर्व्ड है। इसे मोटिवेशन समझिए। हम सबको टॉप गियर देना चाहते हैं, लेकिन सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है और हमारे प्रीडिसेसर्स जैसी वेपन्स अब फोर्ज नहीं हो पाती। गलत हाथों में चली जाए तो नतीजे भयानक होंगे। एनीवे, मेरी रैम्बलिंग माफ करें। एंजॉय कीजिए और अपने नए वेपन्स चुनिए। ब्लेक का दिल एक्साइटेड धड़क रहा था। पिता के इन्फ्लुएंस से वो एडवांस्ड वेपन्स इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन वो लोन थे। ये उसके अपने होने वाले थे। जैसे ही वो 1 स्टार सेक्शन की ओर बढ़ा, उसकी नजर सबसे पीछे गई। 5 स्टार सेक्शन से भी आगे एक ग्लास केस। वो क्या है? ब्लेक के मुंह से निकल गया। मैं उसकी एनर्जी महसूस कर सकता हूं। एडवर्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे यंग फ्रेंड, वो हमारी सबसे एंशिएंट और सबसे पावरफुल इक्विपमेंट है। रिकॉर्ड्स के अनुसार ये रेड ड्रैगन आर्मर हमारे फाउंडर को उसके सबसे अच्छे दोस्त ने गिफ्ट किया था। 1000 साल से भी ज्यादा पुराने अपने लंबे इतिहास में इस सीक्रेट सोसाइटी ने कई नाम बदले थे। ऑल्टर्ड हंटर्स तो बस उनकी लिस्ट का सबसे नया नाम था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डाउनसाइड यही था। अब उनकी एक्टिविटीज को सीक्रेट रखना लगभग नामुमकिन हो चुका था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनके टारगेट्स मॉडर्न डे सेलिब्रिटीज जैसे बन चुके थे। न्यूज चैनल्स की वजह से पब्लिक की नजर में वो अब कोई नोबल प्रोटेक्टर्स नहीं, बल्कि मॉडर्न टेररिस्ट्स थे। पब्लिक आउटक्राई के बावजूद उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा, ह्यूमैनिटी के नाम पर। टाइम्स बदल गए थे, लेकिन ऑल्टर्ड हंटर्स अब भी वही सोर्ड्स, एक्सेस और शील्ड्स इस्तेमाल करते थे जो उनके प्रीडिसेसर्स ने कभी थामे थे। उनकी हिस्ट्री बुक्स के मुताबिक कभी इस दुनिया में खूंखार बीस्ट्स घूमते थे और उन्हें हराने के लिए उनके ही शरीर से बने स्पेशल वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे। पहले उन्हें बीस्ट वेपन्स कहा जाता था, आज एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स। प्रीडिसेसर्स द्वारा छोड़ी गई रिकॉर्डेड टेक्निक्स की बदौलत ऑल्टर्ड हंटर्स को इन एंशिएंट वेपन्स से मैक्सिमम पावर चैनल करना सिखाया जाता था। अपनी एनर्जी को फोकस करके वेपन के जरिए पास करना, ये wielder को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता था। ऐसी ताकत जो प्रोफेशनल एथलीट से भी ऊपर होती, और यही वजह थी कि वो ऑल्टर्ड के सामने बराबरी से खड़े हो पाते थे। वेपन जितना बेहतर, बफ उतना ही ज्यादा। ब्लेक ने जो पढ़ा था उसके मुताबिक कुछ वेपन्स में स्पेशल ट्रेट्स भी होते थे, जैसे बिना किसी आग के खुद इग्नाइट हो जाना, और वो ऐसा वेपन पाने के लिए बेचैन था। लेकिन वेयरहाउस के सबसे पीछे रखा आर्मर, ब्लेक इंस्टिंक्टिवली समझ गया कि वो यहां मौजूद हर चीज से एक लेवल ऊपर था। पूरा सेट था, डार्क डीप रेड कलर में, ड्रैगन स्केल्स जैसे पैटर्न्स आर्मर के अलग अलग हिस्सों पर उभरे हुए। सिर्फ उसे देखना ही ब्लेक को इन्विगोरेटेड महसूस करा रहा था। ये लॉक क्यों किया हुआ है? ब्लेक ने पूछा। इसे ट्राई करने के लिए मुझे कितने स्टार्स चाहिए होंगे? कहीं भी स्टार रिक्वायरमेंट लिखा नहीं था, इसलिए उसने पूछ लिया, पहले से ही मेंटली तैयार होकर कि जवाब शायद ह्यूमिलिएटिंग होगा। एडवर्ड उसकी ईगरनेस देखकर हल्का सा हंसा। उसे अपना वो पल याद आ गया जब उसने इसे पहली बार देखा था। अम्यूज्ड होकर उसने ब्लेक की पीठ जोर से थपथपाई। आवाज भारी थी। फिर भी 5 स्टार हंटर के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते हुए ब्लेक ने खुद को संभाला, दोनों पैर जमीन पर जमाए रखे। वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, एडवर्ड ने समझाया। हालांकि ये जगह बेहद सीक्रेट रखी जाती है और हम स्पाइस से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह नकार नहीं सकते कि एक दिन हमारे एनिमीज यहां तक पहुंच जाएं। अगर ऐसा हुआ तो व्हाइट रोज अपनी सारी फोर्सेस भेज देगा, और अगर वो हुआ। एडवर्ड की आवाज थोड़ी हैवी हो गई। तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि हम उनका सामना कर पाएंगे। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने टारगेट्स सोच समझकर चुनें, सही वेपन्स लें और पूरी प्लानिंग के साथ ही किसी ऑल्टर्ड से भिड़ें। जितना कम अटेंशन आप खींचेंगे उतना ही बेहतर होगा, आपकी सेफ्टी के लिए भी और हम सब के लिए भी। उसने आर्मर की ओर देखा। फिर भी कुछ चीजें इनेविटेबल होती हैं। वर्स्ट केस में यही आर्मर हमारी आखिरी उम्मीद बनेगा।
बिलीव मी, मैं तुम्हारी डिजायर समझता हूं। इसमें एक अजीब सा कॉल, लेकिन रूल साफ हैं। ये सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में हो। इसलिए मैं इसे ऐसे ही तुम्हें नहीं दे सकता। हालांकि एडवर्ड की नजर ब्लेक पर टिकी। रूल्स ये भी कहते हैं कि इसे वही पहने जो सबसे मजबूत फाइटर हो। अगर तुम ग्रुप के लिए मेहनत करो, ज्यादा स्टार्स अर्न करो, तो शायद एक दिन तुम भी हम सब की रक्षा करने लायक एग्जिस्टेंस बन सको। जवाब सुनकर ब्लेक थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने ज्यादा उम्मीद भी नहीं की थी। उसने एक लंबी सांस ली और तय किया कि लिमिटेड टाइम को बेहतर वेपन और आर्मर चुनने में लगाए। ऑप्शंस बहुत थे। आर्मर में ब्लैक कलर सबसे ज्यादा कॉमन था। ब्लेक ने अपना सेट अपग्रेड किया। ऐसे पीसेस चुने जो उसके फाइटिंग स्टाइल से मैच करते थे। स्पीड, अजिलिटी और डेक्सटेरिटी, यही उसकी ताकत थी। इसलिए उसे हल्का आर्मर चाहिए था, भारी नहीं। खुशकिस्मती से सब कुछ पहले से नीटली ऑर्गेनाइज्ड था। उसके बाद वो वेपन सेक्शन की ओर गया। उसे पहले से पता था वो क्या चाहता है। डुअल शॉर्ट स्वॉर्ड्स। उन्होंने पहले भी उसका अच्छा साथ दिया था। लेकिन एक और वजह थी। डार्क रेड ब्लेड्स की एक जोड़ी उसकी नजर पकड़ चुकी थी। नॉर्मली वो रेड कलर नहीं अंधेरे में इजीली दिख जाता है, लेकिन ये शेड काफी डार्क था। ड्रैगन आर्मर देखने के बाद ये ब्लेड्स उसे और भी आकर्षक लगे। सोर्ड के हिल्ट को देखते हुए उसकी नजर गार्ड पर बने एक एम्बलम पर गई। ये मार्किंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। अतीत में ब्लैकस्मिथ्स अपने बनाए हर वेपन पर खास निशान छोड़ते थे, ताकि कोई फेमस वॉरियर अगर उसे इस्तेमाल करे तो उनका नाम अमर हो जाए। कई आइटम्स पर मार्किंग थी, लेकिन शील्ड के पीछे क्रॉस में लगी दो स्पीयर्स वाला सिंबल, ये उसने कभी नहीं देखा था। सोर्ड्स पर यह सिंबल थोड़ा अजीब है, लेकिन वेट परफेक्ट है। ब्लेक ने उन्हें कुछ बार स्विंग किया और फिर सेटिस्फाइड होकर अपने पास रख लिया। बिली से लड़ते वक्त मैंने किताबों में बताई गई व्हाइट लाइंस देखी थी। अगर मैं समझ पाऊं कि वो कैसे हुआ, तो मेरी ग्रोथ तेज होगी। ब्लेक ने सोचा। करीब 30 मिनट्स बाद सभी नए गियर से इक्विप्ड हो चुके थे। 1 स्टार और 2 स्टार हंटर्स जा सकते थे, लेकिन एडवर्ड ने 3 स्टार और उससे ऊपर वालों को रुकने को कहा। उसके पास कुछ जरूरी बात थी। बेस के मीटिंग हॉल में एक बड़ा राउंड टेबल था, लेकिन चेयर्स नहीं थी। एडवर्ड टेबल पर हाथ रखकर खड़ा था, बाकी सब शांत खड़े थे। मैं आप सबके जजमेंट पर भरोसा करता हूं, एडवर्ड बोला। अब तक अकेले काम करना ठीक रहा है, लेकिन अब हम एक बेहद गंभीर सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। हाल ही में कई डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आई हैं। उसने एक सिरिंज निकाली और टेबल पर रख दी। मुझे लगता है आप में से कुछ ने इस ब्लैक लिक्विड के बारे में देखा या सुना होगा। अभी ये मोस्टली लोअर टियर टाउन्स में फैल रहा है। ये या तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है या किसी नए अल्टरिफिकेशन मेथड का अर्ली प्रोटोटाइप। जो भी इसे इस्तेमाल करता है वो एक क्रेज्ड ऑल्टर्ड में बदल जाता है। उसकी आवाज और भारी हो गई। अभी इसका इस्तेमाल सीमित है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो स्लो जैसी इंसिडेंट्स पूरे देश में होने लगेंगी। इसीलिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। अब से ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। हमें इस ब्लैक लिक्विड के बारे में सब कुछ पता लगाना है, खासतौर पर इसका ओरिजिन। और इसके लिए हमें हायर टियर सिटीज में ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपकी जॉब्स अब और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली हैं। राइड के लिए थैंक्स। एक टीनेज लड़के की चीयरफुल आवाज गूंजी जैसे ही वो टैक्सी से कूदकर बाहर आया और अपने सामने फैले नजारे को देखने लगा। उसके सामने खड़ी बिल्डिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी नहीं देखी थी, और ये तो पूरे कैंपस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। सीरियसली? टिप का नाम सुना है कभी? 3 घंटे गाड़ी चलाई है मैंने। कम ऑन। टीनेजर की रिक्वेस्ट शुरू से ही अजीब लगी थी, लेकिन उसने एडवांस पेमेंट कर दिया था, इसलिए जेरेड उसे यहां तक ले आया था। फिर भी दिल के किसी कोने में वो एक अच्छी सी टिप की उम्मीद लगाए बैठा था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि डेस्टिनेशन ऑल्टर्ड जैसे स्पेशल लोगों के लिए था। आई एम सॉरी, लड़के ने चीकी तरीके से सिर के पीछे हाथ खुजलाया। मेरे पास जितना था सब दे दिया। नेक्स्ट टाइम टिप दे दूं, ओके? ड्राइवर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। कुछ गालियां बड़बड़ाते हुए वो गाड़ी भगाकर ले गया। ये छोटा सा सीन पासर्स बाय की नजर से नहीं बचा। कभी सुना है कोई एएफए आने वाला टिप अफोर्ड न कर पाए? एक ने तंज कसा। नो सेंस, ही मस्ट बी रियली स्टिंजी। मे बी इसलिए बाल हरे रंग के कर लिए, दूसरे ने स्mirk के साथ कहा। सोचा होगा ग्रीन लाएगा ग्रीन। गैरी ने सब कुछ साफ सुना। डिस्टेंस कोई इश्यू नहीं था।
लेकिन कमेंट्स उसका मूड खराब करने में नाकाम रहे। उसने एक बार फिर पूरे कैंपस को देखा, एक ऐसी जगह जिसे उसने कभी असल जिंदगी में देखने का सपना तक नहीं देखा था। ट्रूथ यह था कि उसके पास अभी भी कैश था, और कम नहीं। काय ने उसे इतना दिया था कि स्लफ में 1 साल आराम से निकल जाए, लेकिन उसे पहले ही वार्न किया गया था कि यहां रहना एक्सपेंसिव हो सकता है। इसलिए उसने ड्राइवर से झूठ बोला। यही है, गैरी ने सोचा, अब से सब कुछ सिर्फ मेरा है। कोई नहीं जो मेरी मदद करे या मेरी गड़बड़ियों से मुझे बाहर निकाले। उसने एक गहरी सांस ली और एकेडमी की जमीन पर पहला कदम रखा। उसका हार्ट रेट नॉर्मल से तेज था, हालांकि इतना नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस दिखे, लेकिन नर्वस होना तो लाजमी था। बाकी सब यहां ऑल्टर्ड थे, वो नहीं था। अगर ये बात बाहर आई, उसने सोचा भी नहीं कि अंजाम क्या होगा। खाई ने कहा था सब ठीक रहेगा। उसने खुद को समझाया, और वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो शायद सही ही होगा। एकेडमी बहुत बड़ी थी। मेन बिल्डिंग की तरफ जाने के बजाय जहां नॉर्मली स्टूडेंट्स जाते, आज आए हुए स्टूडेंट्स साइंस फॉलो कर रहे थे किसी और दिशा में। चलते हुए गैरी ने अपने आसपास के ग्रुप को ध्यान से ऑब्जर्व किया। करीब 100 लोग। डैम, फैंसी कपड़े, ज्वेलरी, ये लोग तो खाई को भी हम्बल बना दें। एएफए आए हैं या नाइट क्लब में किसी को इम्प्रेस करने? गर्ल्स की बात करें तो ग्रुप का करीब 1/3 हिस्सा, सबकी सब मॉडल लेवल ब्यूटीज। गैरी सोचने लगा कि उनकी लुक्स कितनी नेचुरल होंगी। जेनेटिक्स एक बात है, लेकिन मनी, बेस्ट स्किन केयर, बेस्ट न्यूट्रिशन, और अगर फिर भी काम न चले, प्लास्टिक सर्जरी। या तो ये किसी पावरफुल फैमिली से होंगे, या फिर इतने टैलेंटेड कि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया हो। उसने खुद पर हंसते हुए सोचा, शायद मैं ही यहां सोल एक्सेप्शन हूं। उसी पल उसे खाई की बात याद आई। अगर कोई पूछे कि बैकिंग कौन है, तो जवाब होगा हाउलर्स। एप्लीकेशन फॉर्म में भी यही भरा गया था। चलते चलते गैरी की नजर एक ब्लैक हेयर्ड टीनेजर पर टिक गई। बीच से स्प्लिट किए हुए बाल, हाइट में लगभग बराबर, एज में भी ज्यादा फर्क नहीं। सिंपल ब्लू शर्ट, ऊपर से प्लेन ब्लैक हुडी। आयरॉनिकली, इतनी सादगी ही भीड़ में उसे अलग बना रही थी। आखिरकार साइंस खत्म हुए, सब एक बड़े ओपन फील्ड में आ गए। दूर दूर कैंपस बिल्डिंग्स दिख रहे थे, लेकिन काफी दूर। फिर भी 3 प्रोफेसर्स को वहां बैठे देख सब समझ गए, यही जगह है। सबसे बूढ़ा प्रोफेसर, जिसकी दाढ़ी बेहद लंबी थी, खड़ा हुआ। आप सब जानते ही हैं, उसने बोलना शुरू किया। एएफए में आना कंपेटिटिव है, और हमें गर्व है कि हम सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेते हैं। उसकी आवाज सख्त थी। दुर्भाग्य से हम आपको ऐसा नहीं मानते। आप में से किसी को भी हमारे स्काउट्स ने इनवाइट नहीं किया। ना ही आपके फैमिलीज या बैकिंग इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि हम आपको अलग से ट्रेल करते। गैरी ने खुद को ग्रिन करने से रोका जब उसने देखा कि आसपास के चेहरों का रंग उड़ गया। पैम्पर्ड जिंदगी जीने वालों के लिए यह सुनना कि वो स्पेशल नहीं, बस लेफ्टओवर्स हैं, काफी पेनफुल था। गैरी को फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था यह सच है, और यही वजह थी कि वो यहां आया था, एएफए ट्रायल्स के लिए। पांचों उंगलियां फैलाकर बाएं से दाएं घुमाया ताकि सब देख सकें। 5, उसने कहा। पता है ये नंबर क्या है? इस साल इतनी ही सीट्स खाली हैं, और ज्यादा खुश मत होइए। जरूरी नहीं कि ये सब भरें भी। ईमानदारी से कहूं, अगर आप सब फेल हो जाएं और आज ही घर भेज दिए जाएं, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। उसकी आंखें ठंडी थीं। मत भूलिए, हमने आपको इनवाइट नहीं किया। आपको प्रूव करना होगा कि हम गलत थे। ऑफ कोर्स, गैरी चिल्ला उठा। पूरा ग्रुप उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। प्रोफेसर सवाल नहीं पूछ रहा था, लेकिन गैरी को परवाह नहीं थी। वो यहां होने से बेहद एक्साइटेड था। हैरानी की बात यह थी कि ओल्ड प्रोफेसर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा दिया। आई लाइक योर स्पिरिट, उसने कहा। देखते हैं टेस्ट के बाद ये एंथुजियाज्म बचती है या नहीं। पहला टेस्ट अभी शुरू होता है। हमें दिखाओ तुम किस टाइप के ऑल्टर्ड हो। अगर तुम ये भी नहीं कर पाए, तो हमारा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। गैरी देख रहा था कि कैसे इसे एक एक करके पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा था, ताकि वो तीनों जजेस के सामने अपना ऑल्टर्ड फॉर्म दिखा सके। वो एंग्शियस था, लेकिन वजह टेस्ट नहीं थी। असल परेशानी ये थी कि अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि उसे एकेडमी के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है। गैरी को बस इतना मालूम था कि एएफए नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। उसने कभी इसके इनर वर्किंग्स में झांकने की जरूरत ही नहीं समझी थी। आखिर बेस रिक्वायरमेंट तो यही थी कि एप्लीकेंट ऑल्टर्ड हो, और ओल्ड गैरी के लिए यह नामुमकिन था। वेयरवुल्फ बनने के बाद भी वो इतने और मामलों में उलझा रहा कि इस गैप को भर ही नहीं पाया।
इसी वजह से तीनों जजेस के बारे में उसे सिर्फ उनके नाम पता थे जो उनके सामने रखी नेम प्लेट्स पर लिखे थे। दुर्भाग्य से उनमें से कोई नाम उसके लिए फेमिलियर नहीं था। उसे बस इतना अंदाजा था कि ये लोग ऑल्टर्ड फाइटर्स नहीं हैं, लेकिन ये हेल्पर्स हैं या रिनाउंड प्रोफेसर्स या कोई और, इसका उसे जरा भी आइडिया नहीं था। हर टीनेजर को सबके सामने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने को कहा जा रहा था। उन्हें बताना था कि वो कितनी दूर तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उस पर उनका कितना कंट्रोल है। सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्हें आगे भेज दिया जाता, जहां एक आदमी जिसका पेट बड़ा और आर्म्स मस्कुलर थी उनसे सवाल पूछता। ऑल्टर्ड का टाइप, स्पेशल ट्रेट्स और स्पेशलिटी। ऑनेस्टली, गैरी ने सिर खुजलाते हुए सोचा, मुझे हैरानी हो रही है कि यहां ज्यादातर लोग काफी वीक हैं। अब तक करीब 7 टीनेजर्स आ चुके थे और उनमें से कोई भी प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया था। 8वां पहला था जिसमें थोड़ा पोटेंशियल दिखा, लेकिन वो भी सिर्फ एक हाथ तक। फिर भी बिस्पेक्टिकल जज के पहले वाले दावे के बावजूद कि जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे उन्हें आउटराइट फेल किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया उन्हें ब्लड टेस्ट के लिए भेजा गया और फिर ऑल्टर्ड के बारे में बोलने का चांस मिला। शायद ये लोग पोटेंशियल भी देख रहे हैं, गैरी ने सोचा। हो सकता है इनमें से कुछ के पास रेयर और पावरफुल ऑल्टर्ड हो जो फ्यूचर में ग्रो करे। और वैसे भी ये टेस्ट फिजिकल कैपेबिलिटीज तो चेक कर ही नहीं रहा। उसने देखा कि तीसरा जज अब तक कुछ बोला ही नहीं था, बस नोट्स और ईगर टीनेजर्स के बीच अपना ध्यान बांट रहा था। खुशकिस्मती से सब डड्स नहीं थे। कुछ ऐसे भी आए जिनके हाथ डेडली क्लॉज में बदले, जिनकी आंखें रेप्टाइल जैसी हो गई, जिनकी पीठ से विंग्स निकले, स्पष्ट रूप से इनह्यूमन एबिलिटीज। इनमें से कुछ ऑल्टर्ड फॉर्म्स वाकई फैसिनेटिंग है, गैरी ने सोचा। लेकिन अगर बस यही लिमिट है तो समझ आता है कि स्काउट्स ने इन्हें क्यों इग्नोर किया। फिर भी कम से कम किसी कंपनी ने स्पॉन्सर तो किया। उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे वो ज्यादातर टीयर 2 या उससे ऊपर के शहरों के रिच किड्स होंगे। शिन का क्या हुआ होगा, उसके दिमाग में आया। उसकी स्किल्स के साथ तो वो एएफसी में डेब्यू मैच के लिए भी सिलेक्ट हो सकती है। नंबर कॉल नेक्स्ट, बीच वाला जज चिल्लाया। वही टीनेजर आगे आया जिसे गैरी ने पहले नोटिस किया था, ब्रांड कपड़ों की कमी की वजह से जो भीड़ में अलग लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे खड़े कुछ लोग उसके कपड़ों, चलने के ढंग और पोस्चर पर फुसफुसाने लगे। गैरी को गुस्सा आया। सच कहें तो वो सबको थप्पड़ मारना चाहता था। आखिर उसका अपब्रिंगिंग भी इन लोगों जैसा नहीं था। उसके अपने कपड़े भी ज्यादातर इसलिए अच्छे थे क्योंकि खाई ने आज के लिए वार्डरोब चुनी थी, और तब भी गैरी ने कई चीजें रिजेक्ट कर दी थी, बस इसलिए कि उसे लगा ये मुझ पर सूट नहीं करेगा। पोजीशन में खड़े होकर नंबर ने मुट्ठियां भींची। अगले ही पल उसके शरीर में बदलाव आया, लेकिन हाथ, पीठ या चेहरे पर नहीं। उसके सिर के ऊपर 2 बड़े सफेद हॉर्न्स उगाए। हा! What is he, some kind of goat altered? एक स्टूडेंट ने उंगली दिखाकर हंसते हुए कहा। कुछ और भी हंस पड़े। शट अप! गैरी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो घूमकर उस लड़के की तरफ देखता है जिसने शुरू किया था। तुम लोग अभी तक खुद आगे जाकर यह साबित भी नहीं कर पाए कि तुम उनसे बेहतर हो जो ट्रांसफॉर्म तक नहीं कर सके। वो उनसे बेटर है, तो तुम उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो? गैरी को नहीं पता था कि वो यहां किस एक्सपेक्टेशन के साथ आया था, लेकिन रिच किड्स को किसी का मजाक उड़ाते देखना उस लिस्ट में नहीं था। अंडरडॉग्स में रहते हुए और फिर हाउलर्स बनाने के बाद उसने बहुत कुछ देखा था। इनकी हरकतें उसे बस चाइल्डिश लगी। वो किसी से डरता नहीं था, इसलिए जब अनॉयंस हुई तो बोल दिया। बॉय इज राइट, प्रोफेसर हम्फ्री ने कहा। तुम में से किसी ने भी अपने पीयर्स को नीचा दिखाने का हक नहीं कमाया। तुम यहां सिर्फ अपने पेरेंट्स या स्पॉन्सर्स की वजह से हो। लेकिन अगर तुम लकी फ्यू में सिलेक्ट हुए तो जहां तुम जाओगे वहां यह सब तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उसकी आवाज सख्त थी। एकेडमी में अपनी जगह कमाने से पहले अपने बिहेवियर को लेकर बहुत सावधान रहो। इसके बाद सब थोड़े शांत हो गए। नंबर को बाकियों की तरह सवालों के लिए आगे भेजा गया। तो फिर यंग मैन, जज ने इशारा किया, देखते हैं तुम क्वालिफाई करते हो या नहीं। गैरी को बुलाया गया। पीछे जिन टीनेजर्स को उसने डांटा था वो उसे घूर रहे थे, फुसफुसाते हुए। अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया तो मजा आ जाएगा। बेटर होगा अगर ये भी कोई लेम हर्बीवोर ऑल्टर्ड निकले। गैरी ने उन्हें इग्नोर किया। उसने कैजुअली अपनी स्लीव्स पीछे की, कपड़े खराब नहीं करना चाहता था।
एक इंस्टेंट में उसके दोनों आर्म्स ट्रांसफॉर्म हो गए। भूरी फर त्वचा को चीरती हुई बाहर आई। कुछ हिस्से झड़ते से लगे जैसे और मजबूत हाइड उभर रही हो। उसके हाथ बड़े हो गए, नाखून क्लॉज में बदल गए। तीनों जजेस पूरा ध्यान उसी पर लगाए हुए थे। गैरी ने आगे बढ़ते हुए अपने दांत ट्रांसफॉर्म किए। 4 बड़े कैनाइन्स दिखे। फिर उसकी आंखें संकरी हुई, लेकिन कलर नहीं बदला। वो उस पॉइंट से पहले ही रुक गया। इम्प्रेसिव, हम्फ्री बोला। बहुत इम्प्रेसिव। क्या यही तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिट है या इससे ज्यादा भी कर सकते हो? गैरी ने आसपास देखा। बाकी स्टूडेंट्स शॉक थे। फिर उसने झूठ बोला। यही मेरी लिमिट है, उसने कहा और अगले जज की तरफ बढ़ गया। हम्फ्री ने अपने कलीग की तरफ देखा और सिर हिलाया। प्रोफेसर वुड ने गैरी का डेटा चेक किया और उसे इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन मार्क कर दिया। एक्सपेक्टेड, वुड ने सोचा। ये उन फैंसी किड्स में से नहीं है जिन्हें मॉमी डैडी स्पॉन्सर करके सीधे भेज देते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय हाउलर्स, उसने रिकॉर्ड सर्च किए। वेट, हाउलर्स? कहीं स्लोफ वाली रिपोर्ट। थोड़ी सर्च के बाद उसे पता चला कि स्लोफ अब हाउलर्स के कंट्रोल में था, एक गैंग जो अचानक उभरी थी। एएफए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक किड पावरफुल था, बैकिंग मायने नहीं रखती थी। टीयर 3 टाउन से राइजिंग गैंग, वुड ने सोचा। टैलेंट तो जबरदस्त है, ऑल्टर्ड फॉर्म भी विशियस लगती है, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड बाकी लोगों को पता चला तो ये ट्रबल में पड़ सकता है। एएफए में ऐसे टैलेंटेड लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। आर्टिकल स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। एएफसी रूकी चैंपियन के खिलाफ एक ऑल्टर्ड की फाइट। उसने प्ले की क्लिप्स चलने लगे। स्क्रीन से नजर हटाकर उसने गैरी को देखा। प्रोफेसर के चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल उभर आई।